हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 7 को, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारी दुनिया में जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके शरीर में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। मतलब यहां पर कहा तो जा रहा है कि हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स सबकी बात करेंगे, लेकिन मेनली हम लोग फोकस करेंगे इंसानों के ऊपर। और इंसानों के शरीर को समझने से आपको आइडिया लग जाएगा कि जानवरों में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, और प्लांट्स में हम लोग कुछ ट्रांसपोर्टेशन की बात समझेंगे, चीजें देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ये चैप्टर को समझना आपके लिए इसलिए जरूरी है, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले, कुछ दिन पहले, न्यूट्रिशन यानी कि सेकेंड नंबर चैप्टर। फिर आपने पढ़ा रेस्पिरेशन कि भाई रेस्पिरेशन हम लोग कैसे करते हैं, न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। तो वहां पर आपने क्या पढ़ा था? वहां पर पढ़ा था कि जब हम लोग न्यूट्रिशन करते हैं तो न्यूट्रिशन करने के बाद जो फूड आइटम्स हम लोगों का मिलता है, मतलब जो सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स को हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर के कहां पहुंचाते हैं? हमारे शरीर के सेल्स में पहुंचाते हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सेल्स में ये फूड आइटम्स को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो हमारे शरीर में ये काम ब्लड करता है। और यही ब्लड जो है ना, हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल मतलब होता है कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जब रेस्पिरेशन होता है, हम लोग जब ब्रीदिंग करते हैं, तो हम लोग जो एयर को लेते हैं, एयर में हम लोगों का जो ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन कहां पे कंज्यूम होता है? मतलब कहां पे अंदर हम लोग लेते हैं? अपने लंग्स में लेते हैं। लेकिन ऑक्सीजन क्या लंग्स में यूज होता है? जी नहीं, हमारे शरीर के हर पार्ट में, हर सेल में ऑक्सीजन यूज होता है। तो यहां पर भी ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से हर शरीर के सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ब्लड करता है, फिर से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसी प्रकार से शरीर के हर सेल में जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, CO2 जनरेट होता है, उसको लंग्स तक पहुंचाने का काम, और जो दूसरे वेस्ट मटेरियल हैं उनको किडनी तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि वो पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है और चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है। अब यहां पर क्या कहता है? कहता है कि यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। वही बात है, हम लोगों को जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, हम लोगों को जिंदा रहने के लिए वाटर चाहिए, हम लोगों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ये सारी चीजें हमें चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर माउथ से ले रहे हैं तो माउथ में चाहिए, नहीं, हमें शरीर के अलग अलग हिस्से तक इन चीजों को पहुंचाना होता है, ताकि हम एक प्रकार से सरवाइव कर सकें, ताकि एक प्रकार से इनका हम यूटिलाइजेशन कर सकें। साथ ही जो एनिमल्स होते हैं उनके शरीर में जो सेल्स होते हैं, वो जब अपना रेस्पिरेशन करते हैं तो वहां पर वेस्ट मटेरियल भी जनरेट होता है, और वेस्ट मटेरियल को भी हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है ताकि उनको शरीर से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो बात है कि ये सब चीजें अचीव कैसे होती हैं? यहां पर इनको अचीव करने के लिए हमारे शरीर में एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। और ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो यहां पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपके शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से को आपस में जोड़ा जाता है, और किस प्रकार से ये पूरा सिस्टम शरीर के अलग अलग हिस्से तक जरूरी चीजों को पहुंचाता है और लाता है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारा टॉपिक आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि एक प्रकार से जो इंसान होते हैं, इंसानों के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हम बात करने वाले हैं। अब यहां पर हमारे शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसमें अगर आप देखें तो यहां पर तीन चीजें हमें पढ़नी है। तीन चीजों में पहला चीज हमारा क्या होता है? पहला चीज होता है ब्लड। जो ब्लड है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वही एक प्रकार से सभी चीजों को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। आपको कभी चोट लगता होगा, कभी कट होता होगा, तो ब्लड आपके हाथों से बाहर आता है, और वही ब्लड की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं।
इसके बाद यहां पर ब्लड क्या है, एक प्रकार का लिक्विड है। अब लिक्विड जो है वो अपने से तो फ्लो करेगा नहीं, उसको फ्लो कराने के लिए एक हमें पंप चाहिए होता है। जैसे हमारे घर के अंदर हम लोगों के घर में वाटर का पाइपलाइन बिछाया गया है पाइप के जरिए, तो क्या उसमें वाटर अपने अपने चलता है क्या? जी नहीं, वहां पर एक हम लोग वाटर पंप लगाते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में ब्लड को पंप करने के लिए, ब्लड को फ्लो कराने के लिए एक हमारे पास होता है पंप, जो होता है हार्ट। जो हमारा हार्ट है ये एक प्रकार का पंप है जो कि ब्लड को पंप करता है, ब्लड को फ्लो कराता है। अब उसके साथ साथ अगर हमें ब्लड को फ्लो कराना है पंप के माध्यम से, तो क्या ब्लड ऐसे ही कहीं फ्लो कर जाएगा क्या? जी नहीं, हमें ब्लड को फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए होगा? एक पूरा पाइप का नेटवर्क चाहिए होगा। जैसे हमारे घरों में मोटर जेट जो है, मोटर पंप जो है, वो जब प्रेशर लगाता है तो एक पाइप के जरिए हम लोग वाटर को फ्लो कराते हैं। उसी प्रकार से हमारे पूरे शरीर में यहां पर पाइप का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप यहां पर तस्वीर में देख सकते हैं। और ये जरूरी होते हैं शरीर के हर हिस्से तक जरूरी चीजों को पहुंचाने के लिए, क्योंकि इनके जरिए ही ब्लड फ्लो करता है। और यहां पर तीसरा हमारा चीज क्या आ गया? ब्लड वेसल्स। तो यहां पर हमें तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं अपने शरीर में, हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए। पहला ब्लड हो गया, दूसरा हार्ट हो गया, और तीसरा हमारा ब्लड वेसल हो गया। तीनों मिलकर के हमारे शरीर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण करती हैं, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करती हैं। बारी बारी से तीनों को आइए हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर ब्लड की बात की जा रही है। ब्लड का स्ट्रक्चर या फिर वो कैसे बना हुआ है, ये सारी बातें हम लोग समझते हैं। कहता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी, ब्लड फ्लोज आउट। बट व्हाट इज ब्लड? मतलब सिंपल सी साफ चीज बात है भाई कि तुम अगर देखो तो तुमने तो ब्लड देखा ही होगा। कभी अगर चोट लग जाता है, कहीं कट लग जाता है, तो तुम्हारे शरीर से ब्लड बाहर आने लगता है। लेकिन वो ब्लड आखिर है क्या, किस चीज से बना हुआ है? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, और ये हमारे शरीर में चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जैसे कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से शरीर के दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, ऑक्सीजन को लंग्स से बाकी के शरीर के सेल्स तक पहुंचाता है, साथ में जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है हमारे शरीर के सेल्स में उसको किडनी तक या फिर हमारे लंग्स तक पहुंचाता है। तो वहां पर हमारा जो ब्लड है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब यहां पर बात है कि ब्लड इन चीजों को कैरी कैसे करता है। तो ब्लड की बात करें तो ब्लड में कई सारी चीजें मिली हुई होती हैं। ब्लड में जो सबसे मेन चीज होता है वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है भाई? एक प्रकार का फ्लूइड है। इसको अगर आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो कहा जाता है इसको मैट्रिक्स। मतलब क्या? जो ब्लड है उसमें क्या है होता है? प्लाज्मा, जो कि एक प्रकार का लिक्विड होता है। ठीक है, और इसी लिक्विड में जितने भी अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। जैसे कि तुमने कभी अगर देखा होगा तो तुम अगर चीनी का घोल तैयार करते हो तो वहां पे समझ लो कि जो पानी है वो तुम्हारा ब्लड हो गया, और जो चीनी डाला उसको घोल दिया, उसमें जो चीनी के पार्टिकल्स हो गए, शुगर के पार्टिकल्स हो गए, वो क्या हो गए? हमारे अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स हो गए जो कि उसमें घुले हुए हैं। समझ गए? तो यहां पर ब्लड क्या है भाई? ब्लड एक प्रकार का हमारा फ्लूइड है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ब्लड कैसे बना हुआ है? तो ब्लड का मेन कंटेंट है हमारा प्लाज्मा, और प्लाज्मा में ही अलग अलग प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी में सस्पेंडेड होते हैं। अब यहां पर उसमें से एक जो टाइप ऑफ सेल है वो हमारा है रेड ब्लड सेल, आरबीसी। ठीक है भाई, आरबीसी का आपने नाम सुना होगा, रेड ब्लड सेल होते हैं। और रेड ब्लड सेल जो होता है इसमें एक रेड पिगमेंट होता है जिसको कि हीमोग्लोबिन के नाम से हम जानते हैं। हीमोग्लोबिन भी आपने सुना होगा। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है यही ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है उसका ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी होता है। मतलब वो ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है, अपने साथ लगा लेता है, और फिर शरीर के अलग अलग पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है और फिर वहां पर एक प्रकार से छोड़ देता है। समझ गए? मतलब कि सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो हमारे ब्लड में जो आरबीसी प्रेजेंट होता है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो पहुंचाने का काम करता है। अगर यहां पर देखें तो कहता है कि इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन के अलावा शरीर के हर सेल तक, मतलब हीमोग्लोबिन के बिना शरीर के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना एक प्रकार से नामुमकिन है हमारे लिए। ठीक है, अब कहता कि द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक ब्लड अपीयर रेड। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमें जो हमारा ब्लड है रेड कलर का दिखता है। तो क्लियर बात है भाई, हमारा ब्लड रेड क्यों हमें दिखता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन है। हमारा ब्लड ऑक्सीजन क्यों कैरी कर पाता है? क्योंकि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है। ठीक है, सिंपल सी बात समझ गए। इसके साथ ही ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं जो कि हमारे शरीर में ब्लड में जो जर्म्स एंटर करते हैं उनसे फाइट करने का काम करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में प्लेटलेट्स भी होते हैं। तो एक बार जरा सा मैं क्या करता हूं, आपको इमेज दिखा देता हूं ताकि आपको यह चीजें और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये इमेज है ब्लड का, और ब्लड के जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनका इमेज है। तो ये जो लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये लिक्विड क्या हो गया भाई? ये लिक्विड हो गया हमारा प्लाज्मा। ठीक है भाई, प्लाज्मा हमारा क्या है? फ्लूइड है, ब्लड का मेन फ्लूइड है। अब इसमें अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स यहां पर प्रेजेंट हैं, जैसे कि यहां पर रेड ब्लड सेल हमारा प्रेजेंट है, इसके साथ ही व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं, उसके अलावा प्लेटलेट प्रेजेंट हैं, और साथ में जितने भी हमारे शरीर में जो हार्मोन्स निकलते हैं और भी जो दूसरे केमिकल्स होते हैं जिनको कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है, वो इसी प्लाज्मा में घुल करके ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है भाई, और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको कि हमारे सेल्स से हमारे लंग्स तक पहुंचाना होता है, वो भी इस प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है और फिर उसको हमारे लंग्स तक पहुंचाया जाता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे यहां पर आपको प्लेटलेट्स के बारे में बताया गया है। किस प्रकार से? कहता कि भाई बूझो, एक बार गिर गया तो उसके नी में चोट लग गया, और नी में चोट लग गया तो उसके नी से खून बहने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा तो क्या हुआ कि भाई खून बहना बंद हो चुका था। खून बहना बंद हो गया और वहां पर एक प्रकार का ब्लड क्लॉट बन गया था। क्यों बन गया था? क्योंकि हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? प्लेटलेट प्रेजेंट होता है। प्लेटलेट का काम क्या होता है? एक प्रकार से रिपेयर वर्क काम होता है। मतलब कि हमारे ब्लड वेसल में कहीं भी डैमेज हो जाए और वहां से ब्लड लीक करने लगे, ब्लड एक प्रकार से फ्लो करने लगे, तो वहां पर यह प्लेटलेट क्या करेगा? जाएगा और उस लीकेज को ब्लॉक कर देगा, बंद कर देगा। कैसे? ब्लड को क्लॉट करके, ब्लड को जाम करके वहां पर वो लीकेज को बंद कर देगा। ये इसका काम होता है, प्लेटलेट का काम होता है। तो एक प्रकार से ब्लड को आपने समझ लिया कि भाई ब्लड क्या होता है? एक प्रकार का फ्लूइड होता है जो कि हमारे शरीर के ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। और यहां पर ब्लड का मेन कंटेंट क्या होता है? प्लाज्मा होता है, जिसमें कि अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल में हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड हमें रेड दिखता है, और साथ में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स की हमने बात कर ली, और साथ में एक्स्ट्रा कुछ मैंने ये भी बता दिया कि जो केमिकल्स वगैरह होते हैं जो कि हमारे शरीर में फ्लो होते हैं वो ब्लड में घुलकर ही फ्लो करते हैं। ठीक है भाई, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा अपना हिस्सा पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, और ये हिस्सा है हमारा ब्लड वेसल्स। भाई ब्लड वेसल्स को आप अगर समझें तो बहुत ही आसान सी चीज है, बहुत कुछ टफ नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे शरीर में जैसे कि हमारे घर में एक पाइप का पूरा स्ट्रक्चर होता है ताकि घर के हर हिस्से में हम पानी पहुंचा सकें, बाथरूम में पानी पहुंचा सकें, किचन में पहुंचा सकें, घर के ऊपर टंकी में पानी में पहुंचा सकें, घर के बाहर हमें जरूरत है तो वहां पानी पहुंचा सकें। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी एक पूरा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि शरीर के हर हिस्से में फैला हुआ होता है, और यही हमारा होता है ब्लड वेसल। ठीक है भाई, तो यहां पर ब्लड वेसल को सिंपली आप समझ सकते हैं कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पूरे शरीर में फैला हुआ है, जिससे कि हम पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने और लाने का काम करते हैं। कहता कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल इन द बॉडी। हमारे ब्लड बॉडी में अलग अलग प्रकार के ब्लड वेसल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कहता है कि यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग, ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, and also blood picks up the waste material including carbon dioxide from the cell. This blood has to go back to the heart for transportation to the lung for removal of carbon dioxide, as you have learned in chapter 6. अब यहां पर बात यह कहता है कि देखो भाई हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि अगर तुम देखो तो हमारे शरीर में एक साथ दो काम हो रहे होते हैं। पहला तो हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन लिया,
हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच गया और हमको क्या करना है, ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाना है, हर सेल तक पहुंचाना है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे शरीर के हर हिस्से में जो सेल्स हैं वो CO2 जनरेट कर रहे हैं और उस CO2 को लेकर के हमें कहां पहुंचाना है, लंग्स में पहुंचाना है। तो यहां पर क्या होता है, हमारे शरीर में दो प्रकार के ब्लड वेसल होते हैं। पहला ब्लड वेसल हमारा होता है आर्टरी और दूसरा ब्लड वेसल होता है वेन। ये अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि एक प्रकार का ब्लड वेसल क्या करता है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करता है और दूसरा प्रकार का जो ब्लड वेसल है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कैरी करता है। अगर मैं थोड़ा सा तस्वीर दिखाऊं तो आपको यह चीज समझ में आ जाएगा। तो यहां पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें दो कलर के आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दो कलर के वेसल्स दिख रहे हैं। तो यहां पर जो रेड कलर वाला वेसल है ये क्या है भाई, आर्टरी है। आर्टरी क्या काम करता है, आर्टरी हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर के पूरे शरीर में पहुंचाता है। हार्ट से पहुंचाता है, क्यों भाई, तो यहां पर जरा सा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या होता है, मान लीजिए यहां पर हमारा क्या है, मान लीजिए क्या है ही, ठीक है। तो ये हमारा लंग्स है। लंग्स में हम क्या करते हैं, CO2 ले लेते हैं, लंग्स से बाहर निकाल देते हैं, ऑक्सीजन डाल देते हैं। कहां पर, ब्लड में ऑक्सीजन डाल दिया। ब्लड में ऑक्सीजन डाल दिया मतलब क्या, अब ऑक्सीजन, अब ब्लड कैसा है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है। तो ये क्या होगा, ये जाएगा हमारे हार्ट में। और हार्ट में भी डिवीजन होता है, हार्ट में भी दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा ऑक्सीजन वाला ब्लड को पंप करता है और एक हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को पंप करता है। तो हार्ट क्या करेगा, फिर ऑक्सीजन वाले हिस्से को, ऑक्सीजन वाले ब्लड को आर्टरी के जरिए शरीर के हर हिस्से तक, हर सेल तक पहुंचा देगा। ठीक है भाई। और उसके बाद हमारे शरीर के हर हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कलेक्ट करके वापस हार्ट में लेकर के आएगा कौन, वेन। और फिर वेन उस ब्लड को, हार्ट हमारा उस ब्लड को कहां भेज देगा, लंग्स में भेज देगा, ताकि उसका एक प्रकार से CO2 रिलीज हो जाए और ऑक्सीजन उसमें डाल दिया जाए। तो यहां पर हमारे शरीर में दो प्रकार के ब्लड वेसल होते हैं, एक होता है आर्टरी और एक होता है वेन। आर्टरी का क्या काम होता है, वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करता है शरीर के अलग अलग हिस्से तक, शरीर के हर हिस्से तक, हर सेल तक पहुंचाता है उस ऑक्सीजन को, ब्लड को। ठीक है। और वहीं जो वेन होता है वो क्या करता है, शरीर के हर हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कैरी करके हार्ट में लाता है और फिर हार्ट से कहां पहुंचाता है, हमारे लंग्स तक पहुंचाता है। तो यहां पर इस प्रकार से हमारा ये जो ब्लड वेसल है वो दो ब्लड वेसल काम करते हैं। यही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करते हैं, हमारे हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को शरीर के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट में कहां से आया, तो भाई लंग्स से कनेक्शन है हार्ट में और फिर हार्ट से पूरे शरीर में। ठीक है भाई, समझ गए। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे यहां पर कहता है कि सॉरी, ये कैसे शिफ्ट हो गया, तो इसके बाद कहता है कि सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव अ थिक इलास्टिक वॉल्स। अब यहां पर क्या कह रहा भाई, यहां पर कह रहा है कि देखो भाई, यहां पर हमारे शरीर में जो हार्ट है, जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, प्रेशर के साथ पंप करता है। और हमारे हार्ट से क्या निकलता है, आर्टरी निकलता है जो कि शरीर के हर हिस्से में जाता है। और यहां पर जो आर्टरी है उसमें ब्लड बहुत प्रेशर के साथ फ्लो करता है। इस वजह से आर्टरी का जो वाल होता है वो काफी मोटा होता है। लेकिन शरीर के अलग अलग हिस्से से हम लोग ब्लड को वापस लाने का काम करते हैं, तो वहां पर वेन जो होता है उसमें उतना प्रेशर नहीं होता है, इसलिए वेन का जो वाल होता है वो पतला होता है, उसमें मोटा होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे क्या कहता है, आगे देख लेते हैं। तो यहां पर एक्टिविटी की बात कर रहा है। आपको यहां पर एक्टिविटी में क्या कर रहा है, आपको पल्स चेक करने की बात कर रहा है कि आप लोग क्या कीजिए, पल्स चेक कीजिए। कैसे पल्स को चेक करते हैं, यहां पर जैसे ये हाथ है, सबसे कॉमन तरीका यही है कि यहां पर आप ये दोनों उंगली से ऐसे रखेंगे, उंगली रखेंगे, तो यहां पर आपको एक प्रकार से फड़कते हुए कुछ फील होगा, कुछ हिलते हुए फील होगा।
और ये जो हिलता हुआ फील हो रहा है, यहां पर फड़कता हुआ फील हो रहा है, थ्रॉबिंग फील हो रहा है, ये क्या है? ये हमारा पल्स है। ठीक है, अब ये पल्स क्या होता है? तो भाई देखो, जो हमारा हार्ट है वो पंपिंग जब करता है तो वही पंपिंग हमें यहां पर फील होता है। देखिए, हार्ट हमारा कोई मोटर के जैसा लगातार हूं करके पंपिंग नहीं करता है। हार्ट हमारा पंपिंग कैसे करता है? वो एक प्रकार से पुशिंग करके पंपिंग करता है। कैसे करता है जरा सा हम लोग दिखा देते। इस प्रकार से हार्ट क्या करता है? ब्लड जमा करता है, एक बार में ऐसे धक्का देता है, फिर जमा करता है, फिर धक्का देता है, फिर जमा करता है, फिर धक्का देता है, इस प्रकार से। तो जब हम यहां पर हाथ रखते हैं तो जो हमको थ्रॉबिंग फील होता है वो इसी धक्के की वजह से फील होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो यहां पर ब्लड होता है वो एक कंटिन्यूअस नदी के जैसा फ्लो नहीं करता है, बल्कि इस प्रकार से फ्लो करता है। फ्लो हुआ रुका, फ्लो हुआ रुका, फ्लो हुआ रुका। क्यों? क्योंकि जब हार्ट पंप करेगा तभी वो ब्लड आगे की ओर जाएगा, पंप नहीं करेगा तो वो रुका हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे ब्लड फ्लो करता है, और इसी प्रकार के फ्लो करने की वजह से हमें यहां पर टच करने पर पल्स फील होता है। इसी प्रकार से यहां पर भी आप टच करेंगे, यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां भी आपको पल्स फील होगा। सिंपली आप अब अगर अपने हार्ट को टच करें तो हार्ट बीट करता है। जिस रेट से हार्ट बीट करेगा उसी रेट से हमारा पल्स भी हमें फील होगा। ठीक है, तो ये चीज आप शॉर्ट चीज थी, यही चीज समझ गए। तो यहां पर यही चीज कहता है कि प्लेस द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट हैंड। कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट? व्हाई डू यू थिंक देयर इज अ थ्रॉबिंग? दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स। ये जो हम लोग बोलते हैं इसको पल्स बोला जाता है, कि पल्स चेक कर रहे हैं, पल्स चेक कर रहे हैं। मतलब क्या? मतलब कि हार्ट काम कर रहा है या नहीं, या फिर हार्ट हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है या नहीं, ये चीज यहां पर हम लोग चेक करते हैं। और ये पल्स हमें क्यों फील होता है? क्योंकि हमारे आर्टरीज से ब्लड फ्लो करता है, इस वजह से। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो कहता है कि हाउ मेनी पल्स बीट कुड यू काउंट। तो यहां पर भाई बात है कि 1 मिनट में कितना बार हमारा पल्स होता है, पल्स थ्रॉबिंग होता है। ये जो धक 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 हुआ, ये कितनी बार हुआ, इसको हम लोग पल्स रेट बोलते हैं। आपने आजकल बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस देखे होंगे, उसमें आपको हार्ट रेट या फिर पल्स रेट बताया जाता है कि आपका दिल जो है 90 बार 1 मिनट में धड़क रहा है, 80 बार धड़क रहा है। मतलब क्या? मतलब कि 1 मिनट में कितना बार आपको थ्रॉबिंग हुआ, ये चीज यहां पर पल्स रेट के जरिए हम बताते हैं, उसी को हम लोग पल्स रेट कहते हैं। कहता है कि कोई आदमी अगर रेस्ट कर रहा है तो उसका पल्स रेट नॉर्मली 72 से 80 के बीच में होता है, लेकिन अगर आप दौड़ेंगे, भागेंगे, आपके शरीर में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी तो आपका जो हार्ट रेट है वो भी बढ़ जाएगा और साथ में पल्स रेट है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या कहता है? रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फिर उसको क्या कर सकते हैं? उसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहां पर वेन्स की बात की गई है। वेन्स क्या होते हैं? वेन्स ऐसे वेसल्स होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को शरीर के हर पार्ट से वापस हार्ट तक लाने का काम करते हैं। वेन्स के थिन वाल होते हैं। थिन वाल क्यों होते हैं? अभी तुरंत मैंने बताया, क्योंकि वेन्स में उतना प्रेशर नहीं होता है, इसलिए वेन्स जो होते हैं उनके वाल थिन होते हैं। और साथ में यहां पर जो हमारे वेन्स होते हैं उनमें वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को पीछे की ओर फ्लो करने से रोकते हैं और सिर्फ हार्ट की ओर ब्लड को फ्लो कराते हैं। मतलब यहां पर क्या हुआ कि जो हमारा यहां पर आर्टरी है उसमें तो हमारा हार्ट डायरेक्टली पंप कर रहा है आर्टरी में, तो भाई आर्टरी में प्रेशर है, लेकिन जो हमारे वेन्स होते हैं वेन्स में उतना प्रेशर नहीं होता है। इस वजह से यहां पर वेन्स जो होते हैं उनका एक तो हमने देखा कि एक तो इनका वाल्व क्या होगा? पतला होगा। दूसरा, इनमें वाल्व प्रेजेंट होता है। वाल्व क्या होता है भाई? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर जिस प्रकार का स्ट्रक्चर देख रहे, जैसे ये देखिए वाल्व इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये मान लीजिए पाइप है, ये पाइप है और पाइप में इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। जब इधर जाना होगा, जब हमारा ब्लड आगे की ओर जाएगा तो वाल्व ऐसे खुल जाएगा, और जब ऐसे बंद हो जाएगा तो पीछे की ओर कुछ भी नहीं जा सकता है। सिंपली अगर समझे तो यहां पर क्या है भाई? यहां पर वाल्व ब्लड को पीछे की ओर फ्लो करने से रोकता है और सिर्फ आगे की ओर फ्लो करने देता है, मतलब कि हार्ट की ओर जाने देता है। सिर्फ ये एक प्रकार से काम है वाल्व का।
और वेल्व जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे वेन्स में प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि हमारे हार्ट में भी कई सारे वेल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर वेन्स की भी बात हो गई। वेन्स के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ये हमारा स्ट्रक्चर एक प्रकार से दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमारा हार्ट काम करता है। ये तो तस्वीर मैंने आपको दिखाया कि यहां पर क्या होगा, हमारा लंग्स है भाई, लंग्स है तो लंग्स क्या करेगा, O2 को डालेगा ब्लड में। जब ब्लड में ऑक्सीजन डाल दिया जाएगा तो वो जाएगा हमारे हार्ट में। हमारा हार्ट क्या करेगा, उसको प्रेशर के साथ पूरे शरीर में भेज देगा और पूरे शरीर में यहां पर क्या हो जाएगा, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। और पूरे शरीर में जब ऑक्सीजन पहुंच जाएगा तो फिर वहां से ऑक्सीजन CO2 वाले ब्लड को कैरी किया जाएगा, वापस जमा किया जाएगा और फिर जमा करके वेन्स के जरिए वापस ये हार्ट में आएगा और हार्ट इस CO2 वाले ब्लड को कहां भेज देगा, हमारे लंग्स में भेज देगा, ताकि वहां से CO2 हटा दिया जाए और O2 डाल दिया जाए हमारे ब्लड में। ठीक है, तो इसकी बात अभी हम लोग फिर से करेंगे, फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर ब्लड डोनेशन की बात की गई है कि भाई देखो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि देखो ब्लड डोनेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है या फिर जाती भी है। इस वजह से डोनेशन करना चाहिए, ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें तो आगे क्या कहता है, कहता कि रेफर टू फिगर 7.3, do you see the arteries divide into smaller vessels on reaching the tissue? They divide further into extremely thin tubes called capillaries. The capillaries join to form veins which empty into the heart. अब यहां पर बोलता यह है कि देखो भाई, हमने क्या बात किया, हमने बात किया कि यहां से जो हार्ट है उससे ब्लड लेकर, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जो हमारा ये आर्टरी है वो निकलता है। अब ये आर्टरी जो है वो क्या कर रहा है, शरीर के अलग अलग हिस्से तक इसको पहुंचाना है ब्लड, शरीर के हर सेल तक पहुंचाना है ब्लड। तो यहां पर आर्टरी का जब आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि आर्टरी एक मोटा सा पाइप आया हार्ट से, फिर वो छोटे छोटे पाइप में टूटता गया, एक मोटे पाइप से 4 पाइप निकल गए, 10 पाइप निकल गए। मतलब कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में, जैसे इस इलाके के टिश्यू में एक वेसल आया, कौन, आर्टरी आया, यहां पर हर सेल तक पहुंचाना है, तो उस वेसल से बहुत पतले पतले पाइप निकल जाते हैं और हमारे ब्लड स्ट्रीम के यानी कि आर्टरी के जो सबसे पतले पाइप होते हैं, सबसे पतले ये वेसल होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। मतलब कि हमारे सेल्स तक ब्लड को पहुंचाने का काम जो करता है वो कौन होता है, ब्लड कैपिलरीज होते हैं। समझ गए, मतलब कि एक मोटा पाइप आया आर्टरी, वो टूट गया, मतलब उससे 2 ब्रांचेस निकल गए, फिर 4 ब्रांचेस निकल गए, फिर 6 ब्रांचेस निकल गए, फिर 10 ब्रांचेस हो गए। इस प्रकार से यहां पर क्या होता है, इस प्रकार से छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं और वो छोटे छोटे ब्रांचेस, जैसे कि यहां पर हमारा हार्ट है, इस हार्ट से निकला यहां पर आर्टरी गया, यहां पर यहां के सेल्स में पहुंचाना है, तो ये छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट जाएगा। पतले होते होते एकदम पतले हो जाते, एकदम आंखों से देखने लायक नहीं होते, इतने पतले हो जाते हैं और उनसे शरीर के हर सेल तक क्या पहुंचाया जाता है, ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाता है। और जब शरीर के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, फिर से कैपिलरीज बनती हैं और ये कैपिलरीज क्या करती हैं, वापस मिलने लगती हैं। क्यों मिलने लगती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचा दिया गया, कहां पर, ऑक्सीजन पहुंचा दिया गया सेल में और सेल से CO2 आ गया ब्लड में। अब उस CO2 को कलेक्ट करना है, इस प्रकार से समझिए, हमारे हार्ट से आया क्या, हमारे हार्ट से आया यहां पर, हमारे हार्ट से आया यहां पर आर्टरी, ये हमारे शरीर के एक हिस्से में, कोई मान लीजिए पैर का हिस्सा है, वहां पर पहुंचा, वहां पर ये छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट गया, छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट करके शरीर के हर सेल तक, मतलब उस हिस्से के हर सेल तक पहुंचा दिया, इसने ऑक्सीजन को पहुंचा दिया और वहां पर ब्लड में क्या लोड हो गया, ब्लड में CO2 लोड हो गया। अब यहां पर ये जो ब्रांचेस है ये फिर से आपस में जुड़ने लगेंगी और ये कैपिलरीज आपस में जुड़ते जुड़ते मोटे से वेन का निर्माण हो जाएगा और फिर वापस से ब्लड को जमा कर लिया जाएगा जिसमें कि CO2 भरा हुआ है और ये वेन वापस से क्या आ जाएगा, हार्ट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर हमारा ये सिस्टम चलता है।
आर्टरी में आया ब्लड, उसके ब्रांचेस बन गए, ब्रांचेस बनते बनते पूरे ये हिस्सा जो है शरीर के हर सेल तक उसने पहुंचा दिया ऑक्सीजन, और वहां पर CO2 को कलेक्ट कर दिया। जब CO2 ब्लड में आ गया तो ये ब्रांचेस वापस से मिलने लगे, वापस से मिलते 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 एक वेन में बन गए, और वेन जाके कहां मिल गया, वेन जाकर के हमारे हार्ट में चला गया। तो इस प्रकार से ब्लड हमारा सर्कुलेशन चलता है, हार्ट भेजता है आर्टरी के जरिए ब्लड, आर्टरी ब्रांचेस में टूटता है, ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाता है, फिर हर सेल से CO2 ले लेता है ब्लड, और फिर वो एक प्रकार से ब्लड कैपिलरीज आपस में जुड़ने लगती हैं, और फिर वेन्स बन के कहां चल जाती हैं, वो हार्ट में चल जाती हैं और फिर लंग्स में चली जाती हैं। इस प्रकार से हमारा ये जो वेसल है, ब्लड वेसल्स हैं, इस प्रकार से ये काम करते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारे ब्लड वेसल्स की हमने बात कर ली। ब्लड वेसल्स में हमने क्या देखा, ब्लड वेसल्स में सबसे पहले हमने बात किया आर्टरी के बारे में, आर्टरी के बारे में, ठीक है। दूसरा हमने बात किया किस चीज के बारे में, वेन्स के बारे में। तीसरा हमने किस चीज के बारे में बात किया, कैपिलरीज के बारे में बात किया, ठीक है। कैपिलरीज, तीन चीजों के बारे में बात किया, तीनों के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा ये क्या है और कैसे काम करते हैं। यहां पर अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब अपना हिस्सा अगला पढ़ते हैं, वो है हार्ट। यानी कि हमारे शरीर में जो हार्ट है ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये चीज यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। तो कहता है कि द हार्ट इज अ ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूअसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विथ इट। मतलब यहां पर क्या है, हार्ट हमारा एक ऑर्गन है जो कि कंटिन्यूअसली ब्लड को पंप करने का काम करता है। जिस समय से आपका जन्म हुआ है और जिस समय आपकी मृत्यु होगी, पूरे पीरियड में हार्ट कभी भी बंद नहीं होता है, हार्ट कभी भी रुकता नहीं है। लगातार आपका हार्ट आपके मरने तक काम करते रहता है और जिंदगी भर बिना रुके बिना ब्रेक लिए वो काम करते रहता है। तो यहां पर यही चीज कहता है कि इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। एक पंप के बारे में सोचो कि वो पंप जो है बिना स्टॉप किए, यहां पर बिना रुके वो लगातार सालों तक काम कर रहा है। तो यहां पर ये एक प्रकार से नॉर्मल मशीन के लिए तो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन हमारा हार्ट ये काम करता है। जब से मैंने जन्म लिया है, जब से आपने जन्म लिया है, तब से हमारा हार्ट लगातार काम कर रहा है और हमारे मरने तक वो हार्ट काम करेगा। अब यहां पर हार्ट हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है और यहां पर इसका जो लोअर एंड होता है थोड़ा सा टिल्टेड होता है। अब यहां पर जब आप हार्ट का शेप देखेंगे तो आपको ये टिल्ट आपको आसानी से दिख जाएगा। तो यहां पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहां देखिए यही चीज है कि नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा टिल्टेड है, इस प्रकार से यहां देखिए टिल्टेड है ना, ये सीधा नहीं है हार्ट बल्कि ऐसे तिरछा है हार्ट, ठीक है। तो यही चीज यहां पर कह रहा है। अब यहां पर आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे यहां पर क्या बात करता है, आगे कहता है होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड ऑन योर पाम दैट मेक्स योर फिस्ट, योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। मतलब यहां पर हार्ट का कितना बड़ा साइज होता है, तो देखो हाथ को ऐसे फिस्ट बनाओ और ये जो तुम्हारा फिस्ट का साइज है उतना ही बड़ा तुम्हारा हार्ट है। सिंपल सी बात है, समझ गए। अब यहां पर कहता है कि व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विथ ईच अदर। यहां पर देखिए हमारे हार्ट का एक फीचर है कि उसमें अलग अलग चैम्बर्स बने हुए होते हैं जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को आपस में मिक्स नहीं होने देते। तो सवाल ये पूछ रहा है कि अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आपस में मिक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो भाई जितनी अमाउंट में, जितना एफिशिएंटली हमारे शरीर के हर हिस्से को ऑक्सीजन मिलने पाता है वो नहीं मिलने पाएगा। हमारे शरीर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और हमारे सेल्स को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो नहीं होने पाएगा। तो यहां पर इस चीज को रोकने के लिए क्या होता है, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं, ऊपर वाले हिस्से को, ऊपर में जो 2 चैम्बर होते हैं उनको हम लोग एट्रिया बोलते हैं। मतलब एक चैम्बर को एट्रियम बोला जाएगा, 2 है तो उनको एट्रिया बोला जाता है, ठीक है। और नीचे वाले जो 2 चैम्बर है उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं, वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लोग हार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर 4 चैम्बर आपको दिख रहे हैं। यहां पर 4 चैम्बर कौन कौन से हैं, ये पहला चैम्बर हुआ, ये दूसरा चैम्बर हुआ, ये तीसरा चैम्बर हुआ और ये चौथा चैम्बर हुआ। 4 चैम्बर हैं हार्ट के। अब यहां पर आपको एक और चीज दिख रहा है कि यहां पर आपको हार्ट में 2 कलर्स दिखाए गए हैं। 2 कलर्स क्यों दिखाए गए हैं, क्योंकि यहां पर हमारा हार्ट 2 ग्रुप्स में काम करता है। 2 चैम्बर, ये वाले दोनों चैम्बर एक साथ काम करते हैं और साथ में ये दोनों चैम्बर एक साथ काम करते हैं।
क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, आइए समझते हैं। यहां पर देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है हमारे ब्लड का, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो है ये क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को पंप करने का काम करता है। मतलब कि ऑक्सीजन वाले ब्लड को पंप करने का काम ये दोनों मिलकर के करेंगे और ये दोनों चेंबर मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, इस हिस्से में राइट एट्रियम में यहां पर आएगा, पूरे शरीर से जो वेन्स आ रहे हैं वो यहां पर आकर के कनेक्ट होंगे और यहां पर जो हमारा ये राइट एट्रियम है यहां पर हमारा ब्लड क्या होगा, जमा होगा, रिसीव होगा। फिर इस ब्लड को भेजा जाएगा इस चैम्बर में और ये चैम्बर क्या करेगा, ब्लड को पंप करके कहां भेज देगा, लंग्स में भेज देगा। तो यहां पर ये क्या हुआ, ये हिस्सा डील कर रहा है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के साथ। अब इसके बाद इस हिस्से की बात करें तो इस हिस्से में क्या होता है, यहां पर जो हमारा ऊपर वाला चेंबर है यानी कि जो हमारा ये लेफ्ट एट्रियम है, ये हिस्सा क्या करेगा, हमारे लंग्स से ब्लड को रिसीव करेगा, यानी ऑक्सीजन वाले ब्लड को रिसीव करेगा, उसको भेजेगा नीचे वाले चैम्बर में। और ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या करेगा, ब्लड को पंप कर देगा पूरे शरीर में आर्टरीज के जरिए। तो इस प्रकार से हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर बने हुए होते हैं, जिसमें कि 2-2 चैम्बर आपस में ग्रुप में काम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड और ऑक्सीजन वाले ब्लड को आपस में मिक्स होने से रोकते हैं। तो क्लियर बात है भाई। तो यहां पर कहता है कि द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विथ द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो यहां पर ब्लड के पार्टीशंस हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन वाले ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को आपस में मिक्स होने से रोकते हैं। कहता है कि टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। मतलब क्या, मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए आप क्या करो, राइट साइड से इस चीज को समझना स्टार्ट करो। और यहां पर कहता है कि एरोज को फॉलो करो, दीज एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो एक प्रकार से ये जो पूरा सिस्टम है कि किस प्रकार से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है ये तो मैंने आपको समझा दिया। यहां पर क्या हो रहा है, जैसे कि आप यहां पर एरोज देख रहे हैं, यहां पर हमारे पूरे शरीर से ब्लड आया इस हिस्से में, यहां पर पूरे शरीर से ब्लड जमा हुआ, ये कहां गया भाई, ये हमारे गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और फिर ये कहां भेज दिया गया, ये भेज दिया गया हमारे लंग्स में, ठीक है। कहां चला गया, लंग्स में। इसके बाद यहां पर ये वाला हिस्सा, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारे जो लंग्स हैं उससे ब्लड रिसीव हो रहा है, ये गया यहां पर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर इसने क्या किया, यहां पर ब्लड को पंप कर दिया पूरे शरीर में, शरीर के अलग अलग हिस्से में आर्टरीज के जरिए। तो यहां पर इस प्रकार से ब्लड हमारा शरीर में फ्लो करता है। एक सर्कल ब्लड क्या करेगा, लंग्स का मारेगा, एक बार हमारा लंग्स हमारा हार्ट जो है ब्लड को लंग में भेजेगा, वहां से ब्लड रिसीव होगा ऑक्सीजन के साथ, फिर उसको पूरे शरीर में भेजेगा, फिर आएगा हार्ट में, फिर लंग्स में, फिर हार्ट में, फिर शरीर में, फिर लंग्स में। इस प्रकार से यहां पर हमारा ये पूरा सर्कल चलते रहता है, समझ गए। इस प्रकार से हमारा ब्लड हमारे शरीर में फ्लो करता है। अगर हम ये लोग यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर हार्ट बीट की बात की गई है। हार्ट बीट मतलब क्या, मतलब यहां जो हमारा दिल धड़कता है ना, उसी की बात यहां पर की जा रही है। अब यहां पर कहता है कि द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स, यानी कि जो हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं उनके जो वाल्स होते हैं वो मसल्स के बने हुए होते हैं और ये जो मसल्स होते हैं ये रिदमिकली रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं और इसी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के जरिए हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। यहां पर कहता है कि दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट अ हार्ट बीट। मतलब यहां पर क्या होता है, हमारा ये जो हार्ट है इसमें जो इस हार्ट के चैम्बर्स के जो मसल हैं, मतलब ये वाला जो पूरा मसल है, यहां जो ये मसल है, ये सारे मसल जो होते हैं काफी मजबूत मसल होता है और ये जो मसल्स होते हैं ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। मतलब कि रिलैक्स किया, फिर एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर रिलैक्स किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया। इस प्रकार से यहां पर ये जो हमारे मसल्स हैं ये ब्लड को पंप करने का काम करते हैं और यहां पर एक बार रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, एक साइकिल होता है, तब उसको हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है,
यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका हार्ट एक बार रिलैक्स कर रहा है, फिर धड़क रहा है, फिर रिलैक्स कर रहा है, फिर धड़क रहा है। मतलब एक प्रकार से साइकिल चल रहा है, रिलैक्स किया धड़का, रिलैक्स किया धड़का। तो क्या हुआ, एक बार रिलैक्स किया धड़का, तो ये क्या हुआ, एक हार्ट बीट हुआ, रिलैक्स हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो एक बार रिलैक्स और एक बार कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होता है, हमारा एक हार्ट बीट होता है। समझ गए? तो यहां पर इस प्रकार से आप समझ गए कि भाई हार्ट बीट मतलब क्या, हार्ट बीट मतलब एक रिलैक्सेशन और एक कॉन्ट्रैक्शन को जब कंप्लीटली हम देखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक हार्ट बीट हो जाएगा। ठीक है? तो यहां पर अगर हम लोग आगे देखें तो आगे हमारे सामने क्या है, आगे यहां पर कह रहा है कि रिमेंबर दैट हार्ट बीट continue every moment of our life. If you place your hand on left side of your chest, you can feel your heartbeat. The doctor feels your heartbeat with the help of an instrument called a stethoscope. यहां पर आप अपने यहां पर इस साइड हाथ रखेंगे तो यहां पर आपको हार्टबीट अपना फील हो जाएगा। और यहां पर अगर आप इसकी आवाज सुनना चाहते हैं तो डायरेक्टली तो आप सुन नहीं सकते हैं, लेकिन यहां पर डॉक्टर के पास एक मशीन होती है स्टेथोस्कोप, जिसके जरिए डॉक्टर आपके हार्टबीट को सुनते हैं। समझ गए? आसानी से सुन सकते हैं। तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं, अगर आप हार्टबीट सुनना चाहते हैं तो आसानी से इसका यूज करके हार्टबीट को सुन सकते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे कहता है कि डॉक्टर यूजेस स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट के साउंड को ज्यादा तेज सुनने के लिए इसको यूज किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस, मतलब यहां देखो यार सिंपली बात है, इसका एक चेस्ट पीस होता है जो कि हम लोग चेस्ट में टच करते हैं, लगाते हैं, एक ट्यूब होता है और एक हमारा ईयर पीस होता है जिसको कि हम लोग कानों में लगाकर सुनने का काम करते हैं। और ये जो चेस्ट पीस होता है उसमें बहुत ही सेंसिटिव डायफ्राम होता है, जब हमारा हार्ट बीट करता है तो उसका आवाज यहां पर आसानी से हम लोग सुनने पाते हैं। ठीक है? अब यहां पर आवाज हमारे हार्ट बीट को सुन करके डॉक्टर जो है कुछ बीमारियों का भी पता लगा सकते हैं या फिर और भी तरीके के जो कंडीशन है उनका आइडिया उनको लग जाता है। ठीक है? अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर आपको ये जो हमारा स्टेथोस्कोप है, इसी के जैसा एक आपको डिवाइस बनाने की बात की गई है कि कैसे आप एक ऐसा डिवाइस बना सकते हैं। इसमें आपको पाइप यूज करना है, रबड़ बैंड यूज करना है, प्लास्टिक या फिर रबड़ सीट यूज करना है, उसके जरिए आप बना सकते हैं। ठीक है? अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या है, आगे यही चीज प्लेस योर माउथ, यही चीज है, तो ये आपका एक्टिविटी हो गया। अब यहां पर कहता है कि रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड डेट ऑफ योर फ्रेंड वाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग एंड रिकॉर्ड दैट इन टेबल। मतलब क्या, मतलब अपने हार्टबीट को आप रिकॉर्ड कीजिए कि आपका दिल जो है एक मिनट में कितनी बार धड़कता है। इसके साथ ही आप अपना पल्स रेट को चेक कीजिए कि आप लोग पल्स रेट एक मिनट में कितनी बार आपका पल्स चलता है। तो इसको आपको क्या करना है, टेबल में भरना है। ये जो टेबल यहां पर दिया गया है ना, इसको टेबल में भरना है कि आपका रेस्ट करते समय क्या था, रनिंग करते समय क्या था, और 4-5 स्टूडेंट का आपको यह चीज चेक करना है। तो अगर आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। अब यहां पर यह सवाल पूछ रहा है कि डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट। आपके हार्ट बीट और पल्स रेट में क्या आपको कोई रिलेशन मिला? तो आंसर है भाई रिलेशन मिलेगा ही। जितना हमारा हार्ट बीट होगा उतना ही हमारा पल्स रेट होगा, क्योंकि जब हमारा दिल धड़कता है, जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, तभी हमारे इन आर्टरीज में पल्स जनरेट होता है। समझ गए? जितनी बार दिल धड़केगा उतनी बार हमें हमारा पल्स जनरेट होगा। समझ गए? तो सिंपली बात यहां पर यह है कि each heartbeat generate one pulse in the arteries and the pulse rate per minute indicate the rate of heartbeat। वही बात है कि हर एक हार्टबीट एक पल्स जनरेट करता है और हमारा जो पल्स रेट होता है वो हमारा रेट ऑफ हार्टबीट भी बता देता है। अगर हमारा पल्स रेट हम चेक करें, बोले कि 80 पल्स रेट है, मतलब क्या, हमारा दिल 80 बार धड़का है, 80 टाइम्स धड़का है। ठीक है? सिंपल सा बात है, आसानी से बता सकते हैं इस चीज को। आगे कहता है कि द रिदमिक बीटिंग ऑफ वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब यहां पर इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से हम लोग शरीर के अलग अलग हिस्से में ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन का काम करने पाते हैं। अब यहां पर एक सवाल पूछता है जो कि इंसानों से नहीं दूसरे जानवरों से जुड़ा हुआ है। यहां पर पूछता है कि हमारे जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे जैसे नहीं है,
मल्टी सेलुलर नहीं है, हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स उनका बॉडी नहीं है। तो एग्जाम्पल है जैसे स्पंज या फिर हाइड्रा। क्या इनके शरीर में भी ब्लड होता है या फिर इनके शरीर में भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है हमारे जैसा? तो आंसर है नहीं। हमारे शरीर में जैसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैसा इनके शरीर में नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो हाइड्रा और स्पॉन्ज होते हैं ये वाटर में रहते हैं और इनके शरीर में ट्रांसपोर्टेशन करने का काम आसानी से वाटर ही कर देता है। इनको जो फूड आइटम की जरूरत होती है वो वाटर के जरिए इनको मिल जाता है, शरीर के बाहर से मिल जाता है। इसके साथ ही जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो भी वाटर के जरिए ही एंटर कर जाता है। और इसके साथ ही इनको जो वेस्ट मटेरियल निकालना होता है अपने शरीर से और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालना होता है, वो भी वाटर के जरिए ही ये लोग रिलीज कर देते हैं। इसलिए इनको अपने शरीर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अब हम लोग एनिमल्स में एक्सक्रीशन पढ़ते हैं। मतलब यहां पर सिंपली बात करें तो हम लोग ह्यूमंस की बात करने वाले हैं, ह्यूमंस में एक्सक्रीशन पढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक्सक्रीशन की बात करें तो हमने अभी तक कई प्रकार के एक्सक्रीशन को समझ लिया है, पढ़ लिया है। जैसे कि हम लोग अपने शरीर में जब न्यूट्रिशन करते हैं तो हमारे शरीर में डाइजेशन के दौरान कई सारे वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं जिनको कि हम लोग फीसेस के रूप में अपने एनस के जरिए रिलीज कर देते हैं, जो कि हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको शरीर के बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रकार से हमारे सेल्स में CO2 जनरेट होता है। CO2 भी एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल है जिनको हम लोग अपने लंग्स के जरिए बाहर निकाल देते हैं। ठीक है भाई, यह भी एक तरीका है वेस्ट मटेरियल जनरेट करने का। लेकिन यहां पर अब हम लोग CO2 और हमारे अनडाइजेस्टेड फूड के अलावा जो दूसरे वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं उनको कैसे डिस्पोज किया जाता है ये देखने वाले हैं। कहता कि रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज अ वेस्ट फ्रॉम बॉडी थ्रू अ लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जिस प्रकार से हम लोग अपने लंग्स से CO2 को शरीर से बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार से यहां पर हम लोग अब दूसरे प्रकार के केमिकल्स को या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम लोग अब शरीर से बाहर निकालने का प्रोसेस समझेंगे। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर इस चीज के लिए हमारे जो शरीर होते हैं, हमारे शरीर जो होते हैं उनमें एक अलग सिस्टम बना हुआ होता है जिसको कि एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर उसके बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज्ड, दीज आर टॉक्सिक एंड हियर नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। मतलब क्या, हम लोग हमारे जो शरीर हैं, हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, वो जब अपने फंक्शन करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को जनरेट करते हैं। और ये जो वेस्ट मटेरियल को जनरेट करते हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। इनको रिमूव करना बहुत ही जरूरी होता है और इनको रिमूव करने के लिए यहां पर जो प्रोसेस अपनाया जाता है वो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। यही लिखा हुआ है। एक्सक्रीशन क्या है भाई, आपसे पूछेगा तो क्या लिखिएगा? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और यहां पर हमारे शरीर का जो पार्ट एक्सक्रीशन का काम करता है उस पार्ट को हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है भाई, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखने वाले हैं। अब यहां पर देखिए कहता कि द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, हाउ कैन दिस बी डन। भाई कहता है कि हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है, हमारे ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है उसको शरीर से रिमूव करने की जरूरत है। तो ये रिमूव हम लोग कैसे करेंगे? इसके लिए यहां पर एक सिस्टम हमारे शरीर में होना चाहिए जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करे और उसमें से जो भी गंदगी है उसको निकालने का काम करे। तो यहां पर यह काम किया जाता है, हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है किडनी, उन किडनीज के द्वारा किया जाता है। तो भाई हमारे शरीर में किडनीज की संख्या 2 होती है, 2 किडनीज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये दोनों किडनीज मिलकर के हमारे शरीर में से वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम करते हैं। अब शरीर बात कर रहा हूं तो सिंपली समझ लीजिए कि हमारे शरीर के जो ब्लड है, ब्लड स्ट्रीम है, उसकी बात यहां पर की जा रही है। समझ गए? तो यहां पर कहता है कि भाई देखो, यहां पर आगे जो पढ़ाना है उसको पढ़ाने से पहले यह चीज मैं बता देता हूं कि देखो, हमने देखा कि किस प्रकार से ब्लड में CO2 मिक्स होता है। मतलब कि यहां पर ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो गई, वो उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन छोड़ दिया सेल के में
यहां बहुत सारे सेल्स हैं, सेल्स में क्या किया, ऑक्सीजन छोड़ दिया, ऑक्सीजन यहां पर सेल्स में पहुंचा दिया, और सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ साथ यहां पर क्या हुआ, यहां पर CO2 ब्लड में आ गया, CO2 ब्लड में आ गया। अब इसके साथ साथ जब सेल्स रेस्पिरेशन करते हैं या फिर और भी केमिकल एक्टिविटी अपने शरीर का करते हैं तो वो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जनरेट करते हैं, जैसे कि यूरिया जनरेट होता है या फिर और भी नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट होते हैं। और ये वेस्ट मटेरियल भी जो है ना CO2 के साथ साथ हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं। तो CO2 कैसे शरीर के बाहर जाता है ये तो आप लोग समझ चुके हैं कि भाई हम लोगों का लंग्स जो है वो शरीर के बाहर निकाल देता है, लेकिन अब हमें क्या जरूरत है, इन नाइट्रोजनस वेस्ट को अपने शरीर से बाहर निकालने की जरूरत है। तो वहां पर हमारा कौन काम आता है, वहां पर हमारा किडनी काम आता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारे शरीर में कितनी किडनीज हैं, 2 किडनीज हैं। अब यहां पर ब्लड जब किडनी में पहुंचता है तो क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। जैसे हम लोग पानी को फिल्टर करते हैं उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो किडनी होते हैं वो फिल्टर करते हैं ब्लड को, समझ गए। तो यहां पर हमारे शरीर में जो ब्लड होते हैं जब ये किडनीज में पहुंचते हैं तो इनका जब फिल्ट्रेशन चालू होता है तो फिल्ट्रेशन के दौरान जो हमारे ब्लड हैं उनमें से वेस्ट मटेरियल तो निकलता ही है, साथ में यूजफुल चीजें भी एक प्रकार से फिल्टर हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद क्या किया जाता है, हमारे ब्लड में जो जरूरी चीजें हैं उनको हमारे किडनी में वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब देखिए यहां पर अगर मैं बताऊं तो हमारी जो किडनी है उसमें छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल यूनिट होते हैं जिनको कि हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। और ये जो नेफ्रॉन होते हैं ये हमारे ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, समझ गए। इन नेफ्रॉन के जरिए ब्लड हमारा गुजरता है। ये नेफ्रॉन जो होते हैं ये ब्लड को फिल्टर करते हैं, वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, और जो गंदगी निकलती है उसको फिर क्या करते हैं, यूरिन के रूप में हमारे यूरिनरी ब्लैडर में डाल देते हैं। अब यहां पर देखिए आपको आगे पढ़ाने से पहले यहां पर ये स्ट्रक्चर देखना जरूरी है कि ये हमारा है कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें कि यहां पर आपका ये किडनी हो गया, दोनों किडनी तो आप यहां पर देख ही रहे हैं। इन दोनों किडनी के साथ साथ यहां पर ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ता है, इसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर तो आपको पता होगा कि जो पेशाब की थैली होती है हमारे शरीर में वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर ही होता है। इसी में हमारा जो यूरिन है, पेशाब है, वो जमा होता है, और इसके बाद हम लोग यूरेथ्रा के जरिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने शरीर से यूरिन को निकाल देते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एक प्रकार से हमेशा भरते रहता है। मतलब क्या, मतलब हमारे जो किडनी हैं वो लगातार 24 घंटे ब्लड का फिल्ट्रेशन करते रहते हैं और यूरिन को यहां पर यूरिनरी ब्लैडर में जमा करते रहते हैं। और जब काफी मात्रा में ब्लड जमा हो जाता, यूरिन जमा हो जाता है, तब फिर हमें लगता है कि यार हमें तो बाथरूम जाने की जरूरत है, और फिर हम क्या करते हैं, बाथरूम जाते हैं और फिर अपना यूरिन को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो यहां पर 4 हिस्से हैं, 3 मेन है, किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, उसके बाद यूरेथ्रा तो आगे आपको निकालने का जरिया है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, कहां पर, किडनी में हुआ। ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ तो काम की चीजें भी बाहर निकल गई, और फिर क्या किया गया, जो काम की चीजें हैं उनको वापस एब्जॉर्ब कर लिया गया, ब्लड में सेव कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद यहां पर कहता है कि द वेस्ट डिस्पोज्ड इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। मतलब यहां पर क्या होता है, मतलब यहां पर जो हमारे ब्लड में वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको एक प्रकार से वाटर में डिसॉल्व करके उसको यूरिन के रूप में हमारे उस हिस्से से, मतलब किडनी से बाहर निकाला जाता है, और किडनी से ये निकल करके ये जो यूरिन है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में ये जाकर के जमा होता है, और यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचने के लिए हमारा यूरेटर ट्यूब लाइक पाइप होता है, यूरेटर उसके जरिए जाता है। ये चीज मैंने बताया, किडनी से ये जो पाइप निकल रहा है जो कि यूरिनरी ब्लैडर तक जा रहा है, ये हमारा यूरेटर है, और ये क्या करता है, यहां जो यूरिन जनरेट होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ट्यूब लाइक यूरेटर हो गया। अब यहां पर कहता है कि इस ब्लैडर में इस यूरिन को स्टोर किया जाता है। क्यों स्टोर किया जाता है, क्योंकि देखिए जो हमारा किडनी है वो फिल्ट्रेशन लगातार करते रहता है, 24 घंटे फिल्ट्रेशन करते रहता है। तो आप 24 घंटे बाथरूम में थोड़े बैठे रहिएगा, नहीं बैठिएगा। तो यहां पर क्या होता है, आपका यूरिन फिल्टर होते रहता है, आपका ब्लड फिल्टर होते रहता है, यूरिन बनते रहता है। तो यहां पर आपका यूरिन जो है इस ब्लैडर में जमा होते रहता है, और जब सफिशिएंट क्वांटिटी में यूरिन तैयार हो जाता है, बन जाता है, तब आपको
प्रेशर बनता है उस यूरिनरी ब्लैडर में, तब आपको फील होता है कि यार मुझे तो बाथरूम जाने की जरूरत है, और आप क्या करते हैं, बाथरूम जाते हैं और आप अपना यूरिन शरीर के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। ठीक है, तो यहां पर आगे देखें तो द किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये चारों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। कहता है कि एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग normally passes about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. The urine consists of 95% water, 2.5% urea and 2.5% other waste product. हमारे यूरिन में क्या होता है, 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे एक और चीज बात की गई है कि भाई गर्मी के दिनों के बारे में तो तुमको आइडिया ही होगा, और गर्मी के दिनों में हमें क्या आता है, पसीना आता है, और पसीने में हमारे क्या निकलता है, वाटर निकलता है और साथ में सॉल्ट्स निकलते हैं। यहां भी देखो तो यहां भी मुझे पसीना आ रहा है, तो जो भी हमें स्वेट आता है, पसीना आता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है और सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है। और यहां पर आपने कभी गर्मियों में देखा होगा कि जो हमारे कपड़े होते हैं उनके ऊपर व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, वाइट धब्बे बन जाते हैं। ये वाइट धब्बे क्या होते हैं, ये वाइट धब्बे होते हैं इन सॉल्ट्स की वजह से ये वाइट धब्बे बनते हैं। समझ गए। अब यहां पर देखिए तो यहां पर सवाल पूछता है कि भाई स्वेट का कोई और दूसरा फंक्शन है। जी हां, स्वेट का दूसरा फंक्शन भी है। वो क्या है भाई, स्वेट का फंक्शन है कि हमारे शरीर को ठंडा करना, कूल डाउन करना। जैसे कि एक घड़े को ठंडा किया जाता है, उसी प्रकार से हमारा शरीर क्या करता है, यहां पर स्वेट जनरेट करता है, जिससे कि हमारे शरीर में कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। जब वो स्वेट इवापोरेट होता है, पसीना इवापोरेट होता है, तो हमारा शरीर ठंडा होता है, हमारा शरीर कूल होता है। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो आगे यहां पर क्या कह रहा है भाई, यहां पर आगे कहता है कि द वे इन विच वेस्ट केमिकल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल डिपेंड्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। मतलब कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनके शरीर में किस प्रकार से वेस्ट मटेरियल रिलीज किया जाएगा, वो डिपेंड करता है कि उनके सराउंडिंग में या फिर उनके शरीर में वाटर कितना अवेलेबल है। जैसे कहता है कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जैसे कि फिशेस होते हैं, ये आसानी से सेल वेस्ट को अमोनिया के रूप में सिक्रेट कर देते हैं, जो कि वाटर में सीधे वो डिसॉल्व कर देते हैं, अपने आसपास के पानी में डिसॉल्व कर देते हैं। कुछ लैंड एनिमल जैसे कि ब्लड होते हैं, लिजार्ड होते हैं, स्नेक्स होते हैं, ये सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल जनरेट करते हैं और इनका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है। और ये क्या होता है, जनरली यूरिक एसिड होता है। और ज्यादातर जो आपके ह्यूमंस में वेस्ट मटेरियल होता है वो होता है यूरिया। मतलब हम लोग क्या करते हैं, यूरिया जनरेट करते हैं, यूरिया छोड़ते हैं। और यहां पर हमारे एक्वेटिक एनिमल क्या करते हैं, वो अमोनिया रिलीज करते हैं, और साथ में कुछ लैंड एनिमल जैसे बर्ड, लिजर्ड, स्नेक होते हैं, वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड जनरेट करते हैं, उनका कलर व्हाइट होता है। ठीक है, अब यहां पर आगे बताता है कि कई बार हो सकता है कि लोगों का किडनी काम करना बंद कर दे। कई बार होता है बहुत सारे लोगों का किडनी काम करना बंद कर देता है, तो वहां पर आज के समय में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए एक आर्टिफिशियल किडनी लगा सकते हैं और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लड का फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। समझ गए। तो यहां पर इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। समझ गए। तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या होगा, आगे यहां पर बात होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में चीजों का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब भाई चैप्टर 1 में हमने एक प्रकार से पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, और भोजन तैयार करने के लिए उनको क्या चाहिए, CO2 चाहिए, उनको भोजन तैयार करने के लिए वाटर चाहिए, और उसके साथ साथ प्लांट्स को अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत सारे मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि जो प्लांट्स हैं वो वाटर कहां से लेते हैं, तो वाटर वो लेते हैं सॉइल से। ये हमने पढ़ा है, शुरू में ही पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में ही। लेकिन आपने ये सोचा कि जो वाटर है ये प्लांट्स लेते कैसे हैं, और उसको रूट्स से, क्योंकि वो सॉइल से लेते हैं रूट्स के जरिए, तो उससे प्लांट के लीव्स तक, पत्तों तक कैसे पहुंचाते हैं, ये यहां पर सवाल है। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर देखें तो आगे कहता है कि यू हैव ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 6 दैट फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी source of energy and every cell of organism gets energy by the breakdown of glucose। मतलब कि प्लांट्स की भी बात हमने की थी कि जो प्लांट्स होते हैं उनके शरीर में भी जो एनर्जी जनरेट होता है वो कैसे जनरेट होता है, वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के जरिए जनरेट होता है। और वहां पर उनको क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, तो प्लांट के लीव्स तक फोटोसिंथेसिस करने के लिए वहां पर वाटर पहुंचाना भी जरूरी होता है। और यहां पर
अगर हम लोग देखें तो यहां पर आगे कहता है देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सारी बातें हैं। हम लोग यहां पर अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब यहां पर पढ़ने वाले हैं कि हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। मतलब कि जो रूट्स वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करते हैं, उसको लीव्स तक कैसे पहुंचाया जाता है, और साथ में लीव्स में जो भोजन बनता है उसको शरीर के हर पार्ट तक कैसे पहुंचाया जाता है जहां पर खाना नहीं बन रहा है। तो यहां पर सबसे पहले आ जाता है टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो भाई वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? सबसे पहले तो वाटर को एब्सॉर्ब करना होगा। कहां से एब्सॉर्प्शन होगा वाटर का? रूट्स के जरिए, प्लांट के रूट्स के जरिए वाटर का एब्सॉर्प्शन होगा। प्लांट के रूट्स के जरिए वाटर का एब्सॉर्प्शन होगा तो इसके लिए प्लांट के जो रूट्स होते हैं वहां पर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर क्या है भाई, इस प्रकार से रूट हेयर आपको दिखाया गया कि भाई ये रूट है, मोटा सा रूट है, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं। ये रूट हेयर क्या काम करते हैं? एक प्रकार से सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। आपने न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर पढ़ा था, वहां पर आपने विली की बात की थी, वहां पर विली देखा था, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थे। वो क्यों थे? ताकि सरफेस एरिया बढ़ाया जाए। उसी प्रकार से रूट्स में रूट हेयर होते हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन यहां पर किया जा सके। समझ गए? तो यहां पर इसके बाद हम लोग देखें तो कहता है कि द रूट हेयर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट डिसॉल्व्ड इन द वाटर। मतलब यहां पर बात यह है कि यहां पर जब भी प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो वाटर के साथ साथ वहां पर जितने भी मिनरल प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व्ड होते हैं वो भी प्लांट द्वारा उठा लिए जाते हैं, प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और यहां पर कहता है कि द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट between the soil particles. Can you guess how water moves from root to the leaves? अब यहां पर सवाल है कि आप ये सोचिए कि रूट्स में तो पानी पहुंच गया, रूट में क्या हुआ? रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। अब रूट्स से पानी लीव्स तक कैसे पहुंचेगा? तो यहां पर इसके लिए एक प्लांट में पूरा एक सिस्टम बना हुआ होता है, पाइप लाइक सिस्टम बना हुआ होता है। यहां पर देखिए बूझो भी वही बात बोल रहा है कि इसके लिए प्लांट में पाइप लाइक सिस्टम होना चाहिए तो कि जो कि पानी को रूट्स से प्लांट के हर हिस्से तक पहुंचाए। और रियलिटी में ऐसा ही होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं जाइलम, और इसको एक प्रकार से वास्कुलर टिश्यू बोला जाता है। क्या है? वास्कुलर टिश्यू। और ये जो हमारा हिस्सा है जो कि पाइप लाइक होता है, जो कि पानी को रूट्स से स्टेम तक या फिर लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है, ये एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है पाइप लाइक, और ये हमारा क्या होता है? जाइलम होता है। जाइलम एक प्रकार का टिश्यू है। और टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक प्रकार का ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। मतलब कि जैसे एक प्रकार के सेल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। जैसे हमारे शरीर में यहां पर इस स्किन के अंदर में क्या है? मसल्स हैं। तो कई सारे मसल सेल्स मिलकर के क्या बनाएंगे? एक टिश्यू बनाएंगे। उसी प्रकार से हमारे शरीर की जो चमड़ी है, ये चमड़ी में सारे सेल्स एक जैसे हैं, ये सब मिलकर के क्या बनाएंगे? एक टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू मतलब क्या? ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक प्रकार के फंक्शन को, एक प्रकार के टास्क को परफॉर्म करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वो हमारा टिश्यू होता है। और यहां पर जाइलम क्या है? एक प्रकार का टिश्यू है, इसके लिए इसको हम लोग वास्कुलर टिश्यू बोलते हैं। मतलब कि एक प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि बूझो इज राइट, प्लांट हैव पाइप लाइक वेसल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। द वेसल आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल फॉर्मिंग द वास्कुलर टिश्यू। A tissue is a group of cells that perform specialized function in all organism. The vascular tissue for the transport of water and nutrient in plant is called xylem. वही बात है भाई कि प्लांट में वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो टिश्यू होता है प्रेजेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। और जाइलम क्या है भाई? एक प्रकार का कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल है जो कि रूट्स को लीव्स के साथ स्टेम के जरिए, ब्रांचेस के जरिए जोड़ता है। मतलब कि एक प्रकार से आप समझिए कि आपके घर में पाइप लगाया गया है। अगर बोरवेल से आप पानी निकाल रहे हैं तो नीचे से पाइप आया, फिर ऊपर जाकर के आपके टंकी में गया, फिर आपके घर में जितने भी जगहों पर नल की जरूरत है वहां पर आपका पाइप का कनेक्शन आया। उसी प्रकार से जो प्लांट्स होते हैं उनमें
ये जाइलम प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट के जड़ों से शुरू होकर स्टेम से होते हुए जितने भी ब्रांचेस होते हैं सभी में होते हुए सभी पत्तियों तक कनेक्शन देता है, जहां से वो सभी पत्तियों में पूरे प्लांट में पानी को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग आगे देखें तो आगे क्या कहता है कि यू नो व्हाट लीव्स सिंथेसाइज फूड, the food has to be transported to all part of the plant, this is done by vascular tissue called the phloem। यहां पर देखिए क्या हुआ, पानी पहुंच गया प्लांट के सभी हिस्सों में, किसकी वजह से, जाइलम की वजह से। जाइलम क्या है, एक प्रकार का वास्कुलर टिश्यू है जो कि प्लांट को कैरी कर, प्लांट में वाटर को कैरी करता है प्लांट के सभी हिस्सों में। ठीक है, अब यहां पर खाना कहां बन रहा है, प्लांट में खाना बन रहा है लीव्स में, पत्तियों में खाना बन रहा है। अब पत्तियों में खाना बन रहा है तो पत्तियों में से खाना को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाना है जहां पर भोजन की जरूरत है, फूड की जरूरत है। तो इसके लिए यहां पर एक प्रकार का वास्कुलर टिश्यू काम करता है जिसको कि हम लोग फ्लोएम के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा भाई, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, अब यहां पर एक प्रकार से आपको एक्टिविटी बताई गई है जिसमें कि आप लोग चेक करने वाले हैं कि किस प्रकार से वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। यहां पर आपको क्या करना है, एक ग्लास टम्बलर लेना है, वाटर लेना है, रेड इंक लेना है और टेंडर हर्ब लेना है, मतलब कि एक छोटा सा पौधा लेना है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 1/3 टम्बलर को भर देना है पानी से, उसमें रेड इंक के कुछ ड्रॉप्स डाल देने हैं। उसके साथ ही स्टेम का बेस काट दीजिए, हर्ब का प्लांट जो भी आपने लिया है उसका बेस काट दीजिए, उसको ग्लास में रख दीजिए और उसको 1 दिन के लिए अगर आप छोड़ देंगे तो उसको जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर प्लांट का कुछ हिस्सा हमें रेड कलर का दिखने लगेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब यहां पर आपने पानी में रखा जिसका कलर रेड है तो वहां पर जो प्लांट में जो वास्कुलर टिश्यू है यानी कि जो जाइलम है वो उस वाटर को एब्जॉर्ब करने लगा और वाटर एब्जॉर्ब करने के साथ साथ उसको प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक उसने पहुंचा दिया और वाटर का कलर रेड था तो वो हिस्से भी क्या हो गए, रेड कलर के हमको दिखने लगे। और इसको आपको चेक करना है अगर तो आसानी से जब आप स्टेम को चेक करिएगा, कट करिएगा तो आपको जो जाइलम का लोकेशन है वो भी आपको यहां पर दिख जाएगा, आसानी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्ट्रीम, इन अदर वर्ड स्टेम कंडक्ट वाटर जस्ट लाइक द रेड इंक, मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आल्सो मूव अप द स्ट्रीम अलोंग विथ वाटर, वाटर एंड मिनरल गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स थ्रू नैरो ट्यूब जाइलम इनसाइड द स्टेम। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए, इस एक्टिविटी से यह समझ में आ गया कि भाई वाटर जो है नीचे से ऊपर की ओर मूव करता है और इसको मूव करने के लिए स्पेशल टिश्यू है जाइलम, और जाइलम में जब वाटर कैरी होता है, वाटर मूव करता है तो वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी मूव करते हैं जो भी वाटर में डिसॉल्व होते हैं और वो प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग आगे देखें तो आगे यहां पर अब हमारे सामने क्या है, आगे हमारे सामने है अगला चीज, यह है ट्रांसपीरेशन। अब ये ट्रांसपीरेशन क्या चीज है भाई, तो यहां पर ट्रांसपीरेशन ये चीज है कि यहां पर जो वाटर है, जो प्लांट्स हैं वो वाटर वेपर के रूप में बहुत सारा मात्रा में वाटर लॉस करते हैं। हमने स्टोमाटा के बारे में जाना है और वहां पर स्टोमाटा में हमने देखा कि जब स्टोमाटा खुलता है तो उससे गैसेस का एक्सचेंज होता है, साथ में वहां पर इवापोरेशन भी होता है स्टोमाटा से। तो यहां पर जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनमें जब स्टोमाटा खुला हुआ होता है तो प्लांट उनसे क्या करता है, वाटर लॉस करता है इवापोरेशन के जरिए, और यहां पर इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो प्लांट जो हैं वो एक तरफ जड़ से क्या कर रहे हैं, वाटर को, मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रूट से क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे लीव्स से क्या कर रहे हैं, वो वाटर को इवापोरेट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब यहां पर देखिए बात यह है कि यहां पर ट्रांसपीरेशन हमारे लिए 2 पर्पस से यूजफुल होता है प्लांट्स के लिए। पहला तो रीजन ये है कि ट्रांसपीरेशन के जरिए जब इवापोरेशन होता है उससे प्लांट का टेम्परेचर
मेंटेन्ड रहता है, कंट्रोल रहता है। दूसरा बात यहां पर यह है कि जब ट्रांसपीरेशन होता है, ऊपर से इवापोरेशन होता है, तो एक प्रकार से वाटर पर पुल इफेक्ट जनरेट होता है, जिससे कि पानी नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है और हमारे प्लांट में सभी जगहों पर पानी पहुंचते रहता है, मतलब कि एक प्रकार से वाटर का फ्लो बना हुआ रहता है। तो आइए देख लेते हैं क्या कहता है कि प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इट इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, द वाटर इवापोरेट्स थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये तो मैंने आपको बता दिया। द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल, द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू स्ट्रॉ। मतलब कि जब स्ट्रॉ से करके आप पानी पीते हो, उसी प्रकार का एक इफेक्ट यहां पर जनरेट होता है जब ट्रांसपीरेशन से इवापोरेशन होता है, उससे यहां पर वाटर नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है। और यहां पर कहता है कि विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज, ट्रांसपीरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। मतलब यहां पर देखिए, जो हमारे बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, कई प्लांट तो कई मीटर लंबे हाइट होते हैं, कई मीटर में फैले हुए होते हैं, उन प्लांट्स में जड़ से प्लांट के हर हिस्से तक पानी कैसे पहुंचता है, तो वहां पर ट्रांसपीरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और ट्रांसपीरेशन के कारण ही प्लांट के हर हिस्से तक पानी पहुंचने पाता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये चैप्टर समाप्त होता है। कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, इन कीवर्ड्स के मतलब आपको समझ लेने हैं। ये कीवर्ड क्या है भाई, क्या कह रहा है। तो इसके बाद यहां पर आ जाता है हमारा कोई एक्सरसाइज, जो कि यहां पर हम लोग कर नहीं रहे हैं। तो चैप्टर हो गया हमारा समाप्त। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।